सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आभा सारस्वत उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बिलीफ एंड ओपिनियन। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने ज्ञान का जो अभिप्राय था और भी जो उससे रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने देखी थी। अब हम आज स्टार्ट करेंगे इसके अंदर ज्ञान के हस्तांतरण एवं निर्माण में ज्ञाता और ज्ञेय की क्या भूमिका होती है। रिलेटिव रोल ऑफ नोअर एंड नोन इन नॉलेज ट्रांसफ़र एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक है ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ये तीनों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिक देखा गया है कि बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ज्ञाता को क्या कहा जाता है? प्रमाता कहा जाता है। ज्ञेय को प्रमेय कहा जाता है। और जब विषय वस्तु के साथ प्रमाण मिल जाता है तो क्या कहा जाता है? उसे ज्ञान। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। ज्ञाता को प्रमाता भी कहा जाता है। अब प्रमाता क्या है? प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान यानी जिसकी सत्ता है, जो अपने आप में यथार्थ है, सत्य है या वास्तविक है। जिस प्रकार गुण गुणी में होता है, उसी प्रकार प्रमाता के बिना प्रमा और ज्ञान के बिना, ज्ञाता के बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। देखिए, जिस प्रकार हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि उसके व्यक्तित्व में ये गुण है, सत्य बोलने का गुण है, ईमानदारी का गुण है। तो उन गुणों की जो महत्ता है, उन गुणों की जो इम्पोर्टेंस है, वो उस व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। अर्थात गुणों की इम्पोर्टेंस उसका जो आधार है, जिस आधार में भी विद्यमान है, उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में वो विद्यमान है, यदि वो व्यक्ति नहीं होगा तो उन गुणों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। इसी प्रकार ज्ञान की जो इम्पोर्टेंस है, नॉलेज की जो इम्पोर्टेंस है, ज्ञान की जो इम्पोर्टेंस है, वो किसके बिना नहीं होगी? ज्ञाता के बिना। तो साधारण शब्दों में यदि समझा जाए तो ज्ञाता कौन है? जिसके पास ज्ञान है। किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान जिसके पास है वो क्या कहलाता है? ज्ञाता कहलाता है। और ज्ञान की महत्ता तभी है जब ज्ञाता का अस्तित्व होगा। दूसरा है ज्ञेय। जो विषय जाना जाता है वह ज्ञेय है, अर्थात जानने योग्य। यानी जिस विषय की हम बात करते हैं, जिसे जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञेय यानी जानने योग्य। ज्ञान के द्वारा जिस विषय को ग्रहण करते हैं वो प्रमेय कहलाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें, हम बात कर रहे हैं ज्ञान के हस्तांतरण की, इन्फॉर्मेशन की, बिलीफ क्या होता है, ओपिनियन क्या होती है। तो ये क्या हो गया? एक विषय वस्तु हो गई। तो ये जो विषय वस्तु है वो क्या कहलाएगा? जो कि हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वो क्या कहलाएगा? प्रमेय या ज्ञेय। यानी वो विषय वस्तु जिसे हम जानना चाहते हैं वो क्या कहलाता है? ज्ञेय। तीसरा है ज्ञान। ज्ञेय के विषय में ज्ञाता जो कुछ जान लेता है वह ज्ञान है। प्रमाण ही वह साधन है जिससे ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात इस विषय वस्तु को, जहां हम सूचनाओं की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, इस टॉपिक की जब हम बात कर रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर विषय की जब हम बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसका अर्थ है, उसकी परिभाषाएं हैं, उसके लक्षण हैं, वो जो विषय वस्तु है जब व्यवस्थित होकर, एक व्यवस्थित क्रम में होकर जब ज्ञाता उनको ग्रहण कर लेता है तो वो क्या, विषय वस्तु क्या बन जाती है? ज्ञान बन जाती है। और जब इस विषय वस्तु के साथ प्रमाण जब जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? ज्ञान। यानी हम वैसे ही किसी विषय वस्तु की बात नहीं करेंगे, हम उसको तर्कपूर्ण तरीके से उसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, उसको सही तरीके से अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे। अब ये प्रमाण कौन कौन से होते हैं जिसके द्वारा हम किसी विषय वस्तु को प्रमाणित करते हैं या ज्ञान के रूप में उसको हम परिभाषित कर सकते हैं? ये विषय, मनुष्य की जितनी भी इंद्रियां हैं उनके द्वारा ही ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी हम किसी विषय की जब आप बात कर रहे हैं, सपोज करिए हम या आप, कोई भी व्यक्ति इस विषय के बारे में जानता है तो वो ज्ञाता है। ये विषय क्या है? ज्ञेय है। लेकिन जब हम इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट को जब हम समझ जाएंगे, इनकी परिभाषा को, इनके जो अंतर है, सूचना और ज्ञान में क्या अंतर होता है, उन जब चीज़ों को हम समझ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ज्ञान। और हम इसको किसके द्वारा ग्रहण करेंगे? अपनी इंद्रियों के द्वारा। हमने पहले ही बताया था
ज्ञान को सबसे पहले जो प्राथमिक स्रोत होते हैं ज्ञान प्राप्त करने की, वो क्या होते हैं? इंद्रियों के द्वारा, चाहे हम देखकर करें या स्पर्श कर कर करें या किसी भी माध्यम से जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज्ञान। और उसका जो साधन है, प्रमाण है, वो क्या है? हमारी इंद्रियां। मीमांसा दर्शन में प्रभाकर के अनुसार, मीमांसा दर्शन में देखिए क्या वक्तव्य कहा गया है? ज्ञान के प्रत्येक कर्म में ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान तीनों एक ही समय में प्रस्तुत रहते हैं। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों क्या है? एकत्रित होकर किसी विषय वस्तु को अभिव्यक्त करते हैं, यानी तीनों एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम जानते हैं कि बिना विषय वस्तु के, बिना ज्ञेय के ज्ञान नहीं हो सकता है और बिना ज्ञाता के ज्ञान की महत्ता भी नहीं होती है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि तीनों एक ही समय में कार्य करते हैं। इस प्रकार ये तीन कॉन्सेप्ट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान क्या होता है? तीनों में क्लैरिटी है बिल्कुल, इन तीनों को हमें बिल्कुल अलग अलग समझना होगा। फिर आता है ज्ञान हस्तांतरण प्रक्रिया के मुख्य प्रकार। किस किस प्रकार का होता है ज्ञान? तो देखिए, पहला 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, अनुभव और स्मृति। स्मृति को हम अप्रमा भी कहा जाता है। अब अनुभव क्या होते हैं? उस ज्ञान को अनुभव कहते हैं जिसमें विषय अनिवार्य रूप से विद्यमान हो, अर्थात ज्ञान कैसा होता है? निर्विषय नहीं होता है। अर्थात वो अपने आप में जो अनुभव है वो क्या कहलाएगा? कोई ना कोई विषय उसमें जरूर होगा। यदि कोई विषय नहीं है तो वो क्या है? ज्ञान नहीं कहलाएगा। भाई, हम जब बात कर रहे हैं कि किसी विषय के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ज्ञान, उससे संबंधित ज्ञान तभी होगा जब वो विषय होगा। जब कोई विषय है ही नहीं, जब किसी की सत्ता है ही नहीं, जब किसी विषय वस्तु की का अस्तित्व है ही नहीं, तो ना तो अनुभव, ना उससे संबंधित अनुभव होगा और ना उससे संबंधित कोई ज्ञान हो पाएगा। अब अनुभव भी 2 प्रकार के होते हैं, यथार्थ प्रमा और अयथार्थ। यथार्थ यानी जो सत्य है, सत्य है, जिसकी सत्ता है, और एक है अयथार्थ यानी जो किसी कारणवश सत्य रूप में प्रकट नहीं हो पा रहा है या जिसकी सत्ता नहीं है। अब यथार्थ प्रमा यदि पूछा जाए कितने प्रकार की है, तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, ये चारों एक तरीके से यथार्थ प्रमा को प्रमाणित करने के साधन भी कहे जा सकते हैं। प्रत्यक्ष यानी जो हमारे समक्ष है, प्रत्यक्ष है। अनुमिति यानी अनुमान के माध्यम से, जैसे कहा जाता है कि पर्वत पर यदि धुआं हो रहा है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ अग्नि भी होगी, तभी धुआं उपस्थित है, वहाँ धुआं हो रहा है। उपमिति यानी किसी को उपमा देना, किसी की तुलना किसी अन्य वस्तु से करना। और शब्द यानी जब हम किसी महापुरुष या किसी विशेषज्ञ के मुख से डायरेक्ट किसी विषय को, किसी प्रवचन को सुनकर जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है? शब्द। ये यथार्थ प्रमा के 4 प्रकार हो गए। अयथार्थ, संशय के माध्यम से भी अयथार्थ हो सकता है। विपर्य और भ्रांति। विपर्य यानी विरोधाभास और भ्रांति यानी जहाँ हमें भ्रांति होती है, और तर्क यानी जहाँ हमें तर्क देना पड़ता है उसकी यथार्थता को साबित करने के लिए। तो इस तरीके से स्मृति जो अप्रमा है, स्मृति क्या है? किसी वस्तु का अनुभव होने पर उसके संस्कार आत्मा में रह जाते हैं, कालांतर में वे सुप्त संस्कार प्रबुद्ध होकर उपस्थित होते हैं। जब हम कहते भी हैं कई बार कि ये विषय वस्तु हमारी स्मृति में थी, जो कि आज हमें अवसर आने पर याद आ गई, तो स्मृति यानी जो हमारे सुप्त संस्कार होते हैं जो कि अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं। ये भी 2 प्रकार का माना गया है, यथार्थ और अयथार्थ। इसके बाद आता है सूचना। व्यापक रूप में सूचना से तात्पर्य एक ऐसे ज्ञान से है जो किसी विशेष तथ्य, विषय या घटना से संबंधित हो, साथ ही साथ वह संप्रेषणीय हो। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट, तथ्य, विषय या घटना से संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं या जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सूचनाएं कहलाती हैं। ठीक है, हमने कोई घटना देखी या हम किसी विषय की बात कर रहे हैं, कोई विषय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस विषय से संबंधित जो हमारे पास सूचनाएं हैं उनको हम क्या करेंगे? वो सूचना है। और जब उन सूचनाओं को हम व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज्ञान बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बच्चों को
हिंदी भाषा की ही बात करें यदि, तो हम सीधे बच्चों को गद्यांश या पद्यांश लिखना नहीं सिखाएंगे। सबसे पहले हम उनको क्रमबद्ध तरीके से सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम उनको वर्णमाला सिखाएंगे, फिर वाक्य शब्द सिखाएंगे, फिर वाक्य सिखाएंगे। तो इस तरीके से उसको जब हम व्यवस्थित कर लेते हैं वो क्या कहलाता है, उससे संबंधित ज्ञान कहलाता है। ठीक है। और सूचनाओं की एक शर्त कह सकते हैं एक तरीके से, या लक्षण कहा जा सकता है कि वो क्या होना चाहिए, संप्रेषणीय हो, जिसका कम्युनिकेशन, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन किया जा सके, यानी किसी अभिव्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसका कम्युनिकेशन किया जा सके, उसके बारे में बताया जा सके। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से आंकड़ों या तथ्यों को एकत्रित कर उन्हें विश्लेषित संशोधित करने के पश्चात उसका परिष्कृत अर्थपूर्ण उपयोगी जो स्वरूप प्राप्त होता है उसे सूचना की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, सूचना, हम किसी भी विषय वस्तु को सूचना नहीं कह सकते हैं। सूचना के अंतर्गत एक तरीके से ये जो शब्द हमने अंडरलाइन किए हैं, ये एक तरीके से उसको लक्षित करते हैं, सूचना शब्द को लक्षित करते हैं। जैसे जो आंकड़े और तथ्य जब एकत्रित हो जाएं तो क्या क्या होना चाहिए उनमें, उनको विश्लेषित किया जा सके। विश्लेषण करना, किसी चीज़ का एनालाइज करना, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर पाना, किया जा सके। संशोधित यानी उनको सुधारा जा सके, उनमें सुधार करने योग्य गुंजाइश उनमें होनी चाहिए। परिष्कृत, वही संशोधित। अर्थपूर्ण यानी कोई ना कोई अर्थ उनका होना चाहिए, सार्थक होने चाहिए। यदि कोई इन्फॉर्मेशन सार्थक नहीं है, यदि कोई हम अनर्थक बात कर रहे हैं, निरर्थक बात कर रहे हैं, तो वो सूचना नहीं कहलाएगी। और साथ ही साथ वो उपयोगी भी होनी चाहिए। जे बेकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। इसी तरीके से डेफिनेशन एक और है, रोवली एवं टर्नर के अनुसार सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सकें, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे जा सके, कम्युनिकेट हो सकें, और प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, यूजफुल हो वो, तभी वो क्या कहलाता है, सूचना की श्रेणी में आते हैं आंकड़े। सूचना की प्रकृति, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना की प्रकृति को समझने के लिए वर्सिंग तथा नवेलिंग ने सूचना के निम्नलिखित अभिगम या एक्सेस प्रस्तुत किए हैं। कुछ सिम्टम्स दिए हैं, कुछ उसके लक्षण दिए हैं। जैसे पहला है संरचनात्मक अभिगम, यानी सूचना कैसी होनी चाहिए, संरचनात्मक अभिगम, यानी उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, उसका कोई ना कोई व्यवस्थित क्रम होगा, कोई संरचित रूप में ही सूचना कही जाएगी। फिर ज्ञान अभिगम, ज्ञान अभिगम यानी जब वो व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध होगी तो एक ज्ञान के रूप में निकल कर आए। संदेश, कोई मैसेज हो। अभिप्राय यानी अर्थपूर्ण होनी चाहिए। प्रभाव अभिगम यानी कोई ना कोई उसका प्रभाव निश्चित रूप से छूटे, या अपना वो इफेक्ट कहीं ना कहीं निश्चित रूप से डाले, प्रभावित करे, वो किसी भी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी स्थान को प्रभावित करने वाला होना चाहिए सूचनाएं। और प्रक्रिया यानी एक पर्टिकुलर उसका प्रोसेस होना चाहिए। इस तरीके से कुछ सिम्टम्स, इसके कुछ लक्षण इसके दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सूचना कैसी होती है, अपरिमित होती है। सूचना अपरिमित किस रूप में होती है कि उसको हम सीमित बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्धनशील है। नेक्स्ट जो इसका लक्षण इन्होंने बताया है, वर्धनशील है। तो जब वर्धनशील है तो कैसी है, अपरिमित भी है। जब सूचना के अंतर्गत नए नए अनुभव जुड़ते जाते हैं तो वो कैसी होती है, बढ़ती जाती है और असीमित हो जाती है। एवं अंतर विषयी है, यानी कोई भी सूचना किसी भी विषय से संबंधित, किसी विशेष स्थान से संबंधित, किसी घटना से संबंधित जो सूचना है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है, इंटर रिलेटेड, अंतर विषयी होती है। जैसे हम यदि इसी टॉपिक की बात करें या भाषा शिक्षण की बात करें तो भाषा शिक्षण हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण अपने आप में स्वतंत्र है। भाषा शिक्षण का संबंध इतिहास से भी है, गणित से भी है और भूगोल से भी है। और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों को जब हम इन विषयों को पढ़ाएं तो अंतर विषयी तरीके से एक विषय को दूसरे विषय से संबंधित कर उनको पढ़ाया जाए। सूचना आंकड़ों का संगठित, व्यवस्थित, परिष्कृत रूप है। सूचना संप्रेषणीय होनी चाहिए। और सूचना क्या है, उत्पाद भी है और प्रक्रिया भी है। यानी सूचना
जब हम किसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, किसी घटना विशेष का जब हम वर्णन करेंगे तो उसका क्या हो गया, प्रोसेस भी हो गया, और उत्पाद यानी कोई ना कोई उसका निर्णय भी निकल कर आता है। तो जो उत्पाद निकल के आया है वो क्या है, अपने आप में सूचना ही है, ज्ञान ही है, और जो प्रक्रिया थी वो भी विभिन्न आंकड़ों और तथ्यों के माध्यम से ही होकर गुजरी है, तो वो क्या है, एक प्रोसेस भी है। सूचना प्राप्ति के कुछ घटक बताए हैं। संचार के साधन होते हैं, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधन होते हैं जिन्हें हम स्वयं देख सकते हैं, और दृश्य श्रव्य साधन होते हैं जिसमें रेडियो, टेलीविजन इत्यादि आते हैं। फिर है ज्ञान और सूचना में भेद। ज्ञान प्रत्यय को समझना, किसी कॉन्सेप्ट को समझना, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण इत्यादि क्या है, ज्ञान है। और प्रत्यय से संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो क्या है, सूचना है। किसी कॉन्सेप्ट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअली ये पहले इधर आना चाहिए था सूचना, तो सबसे पहले हम सूचना से होकर गुजरते हैं, फिर हम ज्ञान तक पहुंचते हैं। सूचनाओं के माध्यम, ज्ञान क्या है, सूचनाओं के माध्यम से विकसित होता है। और सूचना कैसे विकसित होती है, घटना के अवलोकन से विकसित होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना, अंडरस्टैंडिंग, सोचना, थिंकिंग, विश्लेषण, एनालाइज, संश्लेषण, सिंथेसाइज, और मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जबकि सूचना प्राप्त करने के लिए घटना का अवलोकन और प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। साधारण सी बात है, सूचना क्या है, जब हम किसी घटना को देखते हैं और उसके प्रति अपना परसेप्शन देते हैं तो वो क्या है, इन्फॉर्मेशन। लेकिन उस अवलोकित और उस प्रत्यक्षीकृत सूचनाओं को जब हम सोचते हैं, समझते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, तब वो क्या बन जाता है, ज्ञान बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है विश्वास। विश्वास अर्थात जो भी वास्तविक है, सत्य है, उसकी कोई ना कोई वास्तविक सत्ता है। विश्वास इसी वास्तविक सत्ता को निश्चित करने की सत्यापित नींव है। अर्थात हमारा विश्वास यदि देखा जाए तो थोड़ा सा धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होता है। तो जो विश्वास है वो क्या है, सत्य है, उसकी सत्ता है, और उस वास्तविक सत्ता को सत्यापित यानी एक तरीके से अटेस्ट करने की जो एक नींव है वो क्या कहलाता है, वास्तविक। भाई हमें जब हम ईश्वर में आस्था रखते हैं तो जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वरीय आस्था को सिद्ध करते हैं कि हाँ, हमें विश्वास है इसीलिए ईश्वर है। तो इस तरीके से विश्वास क्या है, सत्यापित नींव है। विश्वास व्यक्ति के मन की वह स्थिति है जिसके द्वारा मनुष्य अनुभव जन्य साक्ष्य एवं तथ्यात्मक सत्यता को एक साथ सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। यानी विश्वास के अंतर्गत दो चीजें हैं, हमारे अनुभव, साक्ष्य क्या है, प्रमाण, साक्ष्य यानी प्रमाण, प्रमाण क्या है, हमारे अनुभव, और साथ में क्या है, तथ्यात्मक सत्यता। अब हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव है कि ईश्वर की सत्ता है, उसके पीछे तथ्यात्मक सत्यता क्या है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमें ईश्वरीय शक्ति के बारे में बताते हैं, वो क्या है, तथ्यात्मक सत्यता। तो उसको जब हम एक साथ सिद्ध करते हैं तो क्या कहलाता है, विश्वास। इसी प्रकार विश्वास में वास्तविकता के प्रति आज्ञाकारिता का भाव होता है। यानी वास्तविक तो है, ईश्वरीय सत्ता वास्तविक तो है, लेकिन उसके प्रति हमारी आज्ञाकारिता बहुत अनिवार्य है। यदि आज्ञाकारिता है तो विश्वास है, यदि हमारी उसके प्रति, ईश्वरीय सत्ता के प्रति आज्ञाकारिता नहीं है तो वो अविश्वास की श्रेणी में चला जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के अनुसार इसकी जो एक डेफिनेशन दी गई है, विश्वास आश्वासन अथवा दृढ़ धारणा की मानसिक स्थिति है। यानी आश्वासन भी है और हमारी दृढ़ धारणा भी है उसके प्रति। यह अपने आंतरिक अनुभूतियों के प्रति मन की वह मनोवृत्ति है जिसमें वह अपने द्वारा निर्दिष्ट वास्तविकता को यथार्थ महत्व या मूल्य के रूप में स्वीकृत करता है। अर्थात जो हमारी अनुभूतियां हैं, जो कि हमें पॉजिटिविटी प्रदान करती हैं, सकारात्मकता प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा हम उस सत्ता को यथार्थ मानते हैं, यथार्थ उसकी महत्ता मानते हैं और उसको मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विश्वास। इसी प्रकार वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति होती है। यहाँ यह आवश्यक नहीं कि वह निरपेक्ष रूप से सत्य हो।
ठीक है, यानी हमारी मानसिक स्वीकृति उसके प्रति है। ये अनिवार्य नहीं है कि वो निरपेक्ष रूप से हर स्थान पर हर समय में सत्य हो ही हो, लेकिन हमारी जो मानसिक स्थिति है वो उसको क्या करती है, स्वीकार करती है। नेक्स्ट है मत या ओपिनियन। किसी विषय में धारणा बनाना, राय बनाना तथा निर्णय देना मत है, या किसी विषय वस्तु अथवा घटना के विषय में किसी व्यक्ति विशेष की एक विशेष सोच को प्रदर्शित करता है। इसमें अंतिम रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु किसी निष्कर्ष अथवा उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। देखिए, एक तरीके से यदि देखा जाए, थोड़ा सा गूढ़ता से डीपली देखा जाए यदि, तो विश्वास और मत कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक ही है, लेकिन थोड़ी सी एक इनमें लाइन जरूर है जो कि इनको अलग करती है। ठीक है, विश्वास एक धार्मिक दृष्टि से हम विश्वास शब्द का प्रयोग करते हैं और दृढ़ता उसमें होती है, लेकिन जो मत है वो किसी पर्टिकुलर, किसी भी विषय के प्रति एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की जो सोच है, चाहे सकारात्मक सोच हो चाहे नकारात्मक सोच हो या जो भी हो, तो उस सोच को बताता है, उसका जो दृष्टिकोण है उसको बताता है, उसका सोच को बताता है। अब वो सोच सही है या गलत है इसका उसको सत्यापित नहीं करता है, लेकिन उसकी जो सोच है सिर्फ उसको वो बताता है। अब इसमें डिफरेंस देखिए, मत क्या होता है, तर्क और बौद्धिक ज्ञान पर आधारित होता है। भाई हम अपना मत देंगे तो हम बताएंगे कि हमने ऐसा इसलिए कहा, ठीक है, या किसी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो क्यों है वो हम बताएंगे। लेकिन विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं धर्म और आस्था पर आधारित होता है। मत प्रायः अपरिवर्तनशील होते हैं, लेकिन विश्वास क्या होते हैं, परिवर्तनशील भी होते हैं। यदि कोई सकारात्मक अनुभव हमें देखने को मिलता है तो कई बार हमारा जो विश्वास है वो किसी भी वस्तु के प्रति या धर्म की ही बात करें उसके प्रति परिवर्तनशील हो सकता है। इसी तरीके से मत न्याय तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि विश्वास सांस्कृतिक, नैतिक एवं मूल्य पर आधारित है। मत यह एक व्यक्तिगत कथन है जो किसी के प्रति धारणाओं या रुझानों को व्यक्त करता है, जबकि विश्वास विचारों का संगठन है। ये पर्टिकुलर एक कथन है, व्यक्तिगत कथन है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की धारणा को बताता है या रुझानों को बताता है, लेकिन जो विश्वास है कई सारे विचारों का एक संगठन है, कई सारे अनुभवों का एक संगठन है जो व्यक्ति के जीवन की समझ को प्रभावित करता है। यानी जो विश्वास है वो क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो विश्वास कहीं ना कहीं मत से अधिक गूढ़ विषय है, जिसे समझने के लिए हमारे अनुभव बहुत ही अधिक आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार हमने विश्वास, मत एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, सूचनाएं क्या होती हैं, सूचनाएं ज्ञान से किस प्रकार भिन्न है, इस तरीके से हमने आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत देखा। इस प्रकार इन 2 वीडियो के अंतर्गत आपकी जो फर्स्ट यूनिट है बीएड सेकेंड ईयर की वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट विषय वस्तु को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।